नमस्कार। पिछले एक वीडियो में मैंने वायदा किया था कि इस बार संडे स्पेशल हम नरेंद्र मोदी के बारे में रखेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी इस समय देश के दूसरे नंबर के सबसे लंबे कार्यकाल के प्रधानमंत्री बन गए हैं। मैंने ये बात आपसे क्यों कही थी उस समय, 2-3 दिन पहले का वो वीडियो जिसमें इसका जिक्र किया था मैंने, वो बात मैंने इसलिए कही थी कि अगले 2-3 दिनों में संभवतः देश के जो प्रमुख अखबार हैं, खासतौर से अंग्रेजी के अखबार, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, कि ये सब अखबार कुछ अच्छी स्टोरीज देंगे नरेंद्र मोदी के इतने लंबे कार्यकाल के बारे में, और उसमें से हम बढ़िया चीजें आपके लिए निकाल करके लाएंगे। इसलिए मैंने 2-3 दिन का समय मांगा था। लेकिन दुर्भाग्य देखिए इस देश का, मीडिया की बदमाशी देखिए आप। किसी भी अखबार ने इस बात को रिकॉग्नाइज नहीं किया है कि नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी को पार करके देश के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर का दूसरे नंबर का जो खिताब है वो हासिल कर लिया है। अब सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू उनसे ज्यादा समय तक देश के प्रधानमंत्री रहे हैं और उनका रिकॉर्ड भी वो तोड़ देंगे, मुझे इसका पूरा भरोसा है। किसी अखबार ने कोई स्पेशल स्टोरी नहीं की, ना कोई अच्छा इंटरव्यू हुआ। किसी ऐसे नेता का इंटरव्यू ले आते जो नरेंद्र मोदी को पहले से जानते हों, लेकिन किसी ने भी इस तरह का प्रयास नहीं किया। और मुझे भी इस बारे में बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि आपको इस मुद्दे पर वीडियो बनाना चाहिए, आपको ये दिखाना चाहिए, फलाना दिखाना चाहिए। मैं किसी की नहीं मान रहा हूं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि राम मंदिर उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है, उस पर आप जरूर बताना। किसी ने कहा 370, CAA, किसी ने वक्फ संशोधन बिल, इतनी सारी बातें सब लोगों ने कही। लेकिन मैंने तय कर लिया था कि मैं उन बातों पर चर्चा करने वाला हूं इस बार संडे स्पेशल में जो फैसले नरेंद्र मोदी ने कालजयी लिए। जैसे कि अमित शाह ने एक बार लोकसभा में बोलते हुए यह कहा था कि नरेंद्र मोदी ने कुछ इस तरह के फैसले लिए हैं जिन्हें युगांतरकारी फैसला कहा जा सकता है, जिन्हें सदियों तक लोग याद रखने वाले हैं। ऐसे 10 बड़े फैसलों के बारे में, ऐसे 10 बड़े कार्यों के बारे में आज हम इसमें चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि 25 जुलाई को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में 11 साल और 60 दिन पूरे कर लिए। उन्होंने इंदिरा गांधी के 4077 दिन के निर्बाध कार्यकाल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। अब वो केवल जवाहरलाल नेहरू से पीछे हैं। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में 1947 से 1964 तक, अपनी मृत्यु तक लगातार 16 साल 286 दिन तक पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे थे। और नेहरू के कुल कार्यकाल के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए मोदी को अपना तीसरा कार्यकाल पूरा करना होगा और 2029 में चौथा कार्यकाल भी जीतना होगा। तो इस तरह वैसे तो नरेंद्र मोदी का देखिए जो सार्वजनिक जीवन है, मेरा मानना है कि वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी बड़ा है। 40 साल लगभग उन्होंने राजनीति में हो गए हैं और 24 इयर्स का उनका पॉलिटिकल करियर, जिसमें अगर हम गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर में उनका जो कार्यकाल है वो भी ले लें और प्रधानमंत्री के कार्य तौर पर भी। पंडित जवाहरलाल नेहरू लंबे समय तक जरूर रहे, लेकिन उन्हें प्रशासनिक अनुभव शून्य था। वकील थे, पढ़े लिखे थे, विदेश में रहे थे, भारत के कल्चर को नहीं जानते थे, सिगरेट पीते थे, लंदन से पढ़ करके आए थे और उनको उस तरह का ग्राउंड लेवल का एक्सपीरियंस नहीं था जैसा नरेंद्र मोदी का था। चाय बेचना हो, चाहे वो RSS के प्रचारक के रूप में काम करना हो, गांव से नरेंद्र मोदी वाकिफ थे। वो जानते थे कि अगर कोई फॉर्म भरता है बच्चा, तो उस फॉर्म को भरने के लिए उसे क्या क्या कार्य करने पड़ते हैं, कहां पर अटेस्ट कराना पड़ता है। तो इसलिए उन्होंने फैसला लिया कि हम अटेस्टिंग का सिस्टम ही खत्म कर रहे हैं। अपना फॉर्म भरिए, सेल्फ अटेस्ट कीजिए, जब आपकी नौकरी लगेगी उस समय आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दीजिए। तो वो जानते हैं। तो मैंने 10 ऐसी चीजें चुनी और कुछ आंकड़े भी मैंने अपने कंप्यूटर पर निकाले हैं जो आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ये बोरिंग भी लगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये ही नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े फैसले हैं जो समय समय तक, राजनीतिक चीजें तो छोड़ दीजिए आप, देश के आर्थिक और देश का जो सामाजिक परिवेश है, वैश्विक स्थिति है देश की, उस सब को बदलने में कारगर साबित हुए हैं। पहला फैसला, अगस्त 2014 में नरेंद्र मोदी ने जन धन योजना और वित्तीय समावेशन की योजना शुरू की थी। इसका लक्ष्य 150 मिलियन परिवारों के लिए बैंकिंग सुविधाएं तक पहुंच प्रदान करना था, जिसमें बैंक खाते, डेबिट कार्ड, बुनियादी बीमा, ओवरड्राफ्ट सुविधाएं, ये सब कुछ चीजें उसमें शामिल थी।
और जनवरी 2015 तक इस योजना के तहत 125.4 मिलियन खाते खोले गए हैं। अब आप समझिए कि कितना बड़ा काम नरेंद्र मोदी ने किया। हर आदमी तक बैंक की एक्सेस कर दी गई। किसी ना किसी तरीके से इस देश का हर व्यक्ति बैंकिंग सेक्टर से जुड़ गया है। और इससे क्या हुआ कि इससे यह हुआ कि जो जन कल्याणकारी लाभ की योजनाएं हैं, जिसको डायरेक्ट बेनिफिट फंड ट्रांसफर जिसको कहते हैं, कि पहले क्या होता था कि किसी भी प्रकार का आपको वजीफा लेना हो, किसी भी प्रकार का हर्जाना सरकार आपको दे रही हो, किसी भी प्रकार का पुरस्कार मिल रहा हो, उसमें बिचौलिए होते थे, आपको कमीशन देना पड़ता था। आज की तारीख में सीधा लाभार्थी के खाते में पैसा चला जाता है और एक भी पैसा उसे कहीं रिश्वत का नहीं देना पड़ता। यह मेरा मानना है कि सबसे बड़ी उपलब्धि है। और ये जो आंकड़े बता रहे हैं मेरे पास, इन आंकड़ों के मुताबिक आधार आईडी, जो आधार के आधार पर आपकी आईडी बनती है, उसकी जो संख्या है अप्रैल 2025 तक वो 142 करोड़ तक पहुंच गई। और बैंक खातों से जोड़ने से इसका जो डीबीटी का जो लाभ है, उसके माध्यम से 44 लाख करोड़ रुपए का हस्तांतरण संभव हुआ है। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप जरा देखिएगा कि बैंकिंग सेक्टर किस तरीके से बदल करके सामने आया है। दूसरी बात, स्वच्छ भारत अभियान। 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती में 2019 तक उन्होंने स्वच्छ भारत का एक लक्ष्य रखा कि पूरे भारत को हम स्वच्छ करेंगे और जन आंदोलन के रूप में इस स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की। आपको ध्यान होगा जब वो झाड़ू लगाते हुए नजर आए थे, वो वही दृश्य था। इसके परिणाम स्वरूप स्वच्छता का जो कवरेज है देश में 2014 में 38% से बढ़कर 2019 में 100% तक पहुंचा है। इस मिशन के तहत देश भर में 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण कराया गया। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को खुले में शौच, जिसको ओडीएफ कहते हैं, पहले लोग जाते थे जंगलों में शौच करने के लिए, उस सब को खत्म कर दिया गया। WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इस मिशन की सराहना की है। और इसमें आप ये मत भूलिए कि लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में एक अलग से टॉयलेट बनाने का जो काम शुरू किया गया, ऐतिहासिक है। ऐसा कभी सुना ही नहीं है कहीं भी दुनिया में। यह एक बड़ा काम किया। तीसरी योजना जो अभी कुछ ही साल पहले लागू हुई, लेकिन मेरा मानना है कि बहुत बड़ा इंपैक्ट इसने क्रिएट किया है। हालांकि यह बात अलग है कि इस योजना के बावजूद नरेंद्र मोदी को इसका राजनीतिक लाभ कुछ नहीं मिला। आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत को दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है, जो 50 करोड़ से अधिक भारतीयों को कवर करता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य गरीब और नव मध्यम वर्ग को उच्च गुणवत्ता और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। एक प्रतिष्ठित स्वास्थ्य पत्रिका द लेसेंट ने आयुष्मान भारत की प्रशंसा करते हुए यह भी कहा है कि यह योजना भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र के बारे में व्यापक असंतोष को दूर करती है और प्रधानमंत्री मोदी के सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को प्राथमिकता देने के प्रयासों पर इसमें ध्यान दिया गया है। ये छोटी मोटी योजना नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ वर्ग विशेष को इसका लाभ मिल रहा है, लेकिन जिन्हें मिल रहा है वो भी दुआएं देते हैं नरेंद्र मोदी को कि या क्या योजना चलाई है, क्या शानदार योजना चलाई है। अलग अलग स्टेट्स में भी इस तरह की योजनाएं अब चलने लगी हैं। चौथी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये 2016 में शुरू हुई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गरीबों को मुफ्त खाना पकाने वाली गैस, जो एलपीजी गैस होती है, उसके कनेक्शन प्रदान करती है। इस पहल ने 10 करोड़ से अधिक लाभार्थियों, जिनमें महिलाएं मुख्य हैं, उनको धुआं मुक्त रसोई प्रदान की गई है। ये महिलाओं के स्वास्थ्य में एक बड़ा गेम चेंजर भी साबित हुआ है। आंकड़े इस तरह के सामने आए हैं। पारंपरिक रूप से ग्रामीण घरों में बायोगैस, लकड़ी, गोबर, इससे खाना पकाने से गंभीर इंडोर वायु प्रदूषण होता था और जिससे सांस संबंधी समस्याएं हो जाती थी, जो महिलाएं और बच्चों को प्रभावित करती थी, जो ज्यादातर समय घर रहते थे। तो धुआं मुक्त रसोई, आपको याद होगा बचपन में हमने भी देखा है कि हमारी दादी जो है वो घर में जो सीढ़ियां होती थी, जीना, उसके नीचे चूल्हा बना के रखती थी, सारा घर काला रहता था। आज की तारीख में बहुत सारे लोगों को नरेंद्र मोदी ने इंस्पायर किया कि आप गैस पर अपनी सब्सिडी छोड़िए, जिससे कि किसी जरूरतमंद को यह सिलेंडर दिया जा सके। और आज देखिए कितनी महिलाओं को ये सिलेंडर मिले हैं और वो दुआएं दे रही होंगी सही मायनों में नरेंद्र मोदी को। पांचवा, मेक इन इंडिया।
मेक इन इंडिया की पहल भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय विनिर्माण शक्ति केंद्र में बदलने, निवेश को सुविधाजनक बनाने, नवाचार को बढ़ाने, कौशल विकास को बढ़ाने और बौद्धिक संपदा को रक्षा के लिए शुरू की गई थी। इसका लक्ष्य विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर को 12 से 14% तक प्रति वर्ष बढ़ाना, 2022 तक अर्थव्यवस्था में 100 मिलियन अतिरिक्त विनिर्माण नौकरियां पैदा करना और 2022 तक जीडीपी में विनिर्माण के योगदान को 25% तक बढ़ाना था और इसमें सरकार पूरी तरीके से कामयाब हुई है। छठा, डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया की जो पहल है वो भारत को एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए शुरू की गई थी। पिछले दशक में 2015 से 2025 में इसने इंटरनेट की पहुंच, शासन, वित्तीय समावेशन, डिजिटल बुनियादी ढांचा, इसमें एक क्रांति ला दी है और भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी डिजिटल अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ है। आप आज देखिए टेलीफोन कनेक्शंस कहां पहुंच गए हैं, ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो है वो 1452% तक बढ़े हैं। 5G की क्रांति आई है, 22 महीनों में ही 4.74 लाख 5G टावर स्थापित किए गए जो देश के 99.6% जिलों को कवर कर रहे हैं। और इसके जबकि जो डेटा की लागत है वो 2014 में 308 रुपए प्रति जीबी थी, उससे घटकर अब केवल 9.34 यानी कि 9 रुपए 34 पैसे जो प्रति जीबी है वहां तक पहुंच गई है। भारत नेट के तहत 2.18 लाख ग्राम पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से जुड़ी हैं और 4G कनेक्टिविटी भी 6,15,000 गांवों तक पहुंच गई है। इंटरनेट की कनेक्टिविटी ने आप सब जानते ही हैं कि हमारे और आपके जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव किया है। सातवां, बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर। मोदी सरकार ने अभूतपूर्व रूप से इस पर काम किया है। सड़क, परिवहन, राजमार्ग, एयरपोर्ट्स, रेलवे, ग्रामीण सड़कों का नेटवर्क, इनमें भयंकर विस्तार किया गया है। 2014 से 2023-24 के बीच राजमार्गों के लिए बजट में 570% की पर्याप्त वृद्धि की गई है। ग्रामीण सड़क नेटवर्क 3.96 लाख किलोमीटर तक विस्तारित हुआ है जिसमें 99% गांवों तक कनेक्टिविटी हासिल हुई है। और इसके अलावा रेलवे बजट में 9 गुना की वृद्धि हुई। देखिए इन्होंने रेलवे का अलग से बजट खत्म कर दिया, अब दोनों बजट एक साथ ही आते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, काम तेजी से हो रहा है। रेलवे बजट में 9 गुना वृद्धि हुई है जिससे 400 वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत की गई है। और आप सब समझ सकते हैं कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल नेटवर्क जो है वो तेजी से बन रहा है। और मैंने आपको शायद बताया भी था एक वीडियो में कि 2026-27 तक जो अहमदाबाद तक का जो वो है मेट्रो बुलेट ट्रेन का जो रूट है वो तैयार हो जाएगा और 2029 तक बुलेट ट्रेन भारत में दौड़ने लगेगी। इसके अतिरिक्त 86 हवाई अड्डे नए शुरू किए गए हैं, 86 हवाई अड्डे। तो लोग कहते हैं कि किसी भी देश की तरक्की में उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा योगदान होता है और मोदी सरकार ने आज इसे कर दिखाया है। आज किसी भी देश के किसी भी हिस्से में पैदा होने वाला फल 24 घंटे के भीतर देश के किसी भी दूसरे हिस्से में बिकने के लिए पहुंच सकता है। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी सरकार ने तैयार किया है। नॉर्थ ईस्ट में जाइए आप, सारे राज्यों की राजधानियां हर को ट्रेन हवाई जहाज से जोड़ा गया है जो पहले नहीं हुआ था कभी भी। यह अभूतपूर्व काम है जिनके लिए जितनी भी सराहना की जाए मोदी की सोच की, उनके विजन की, वो कम होगी। 8वां, जीएसटी। बहुत सारे लोग इसकी आलोचना करते हैं लेकिन मेरा मानना है कि देश की आजादी के बाद अगर टैक्सेशन में कोई सबसे बड़ा बदलाव हुआ है तो वो जीएसटी हुआ है। इसका प्राथमिक उद्देश्य अप्रत्यक्ष कराधान को एक छतरी के नीचे लाना था जिससे कर के कैस्केडिंग प्रभाव को खत्म किया जा सके। कई प्रणालियों से एक एकीकृत ढांचे में संक्रमण ने अनुपालन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया है जिससे कारोबारियों के लिए चीजें आसान हुई है। कुछ लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड हुई है, जो कैश में काम करते थे उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड हुई है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि लोगों का यह मानना है कि जीएसटी ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार किया है। कारोबार करना अब आसान हुआ है और इससे अंतरराज्यीय जो काम थे कि इस राज्य में ये टैक्स है, उस राज्य में ये टैक्स है, सब जगह एक तरह का टैक्सेशन सिस्टम होने से तरक्की हुई है, बिजनेस बढ़े हैं, लोगों के एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़े हैं, तमाम तरह के कारोबार बढ़े हैं। 9वां,
इंटरनेशनल सोलर अलायंस। देखिए, अभी आज हम इस चीज को रियलाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन सोलर एनर्जी आने वाले समय में भारत का सबसे बड़ा हथियार बनने वाली है। तेल का जो धंधा है गल्फ कंट्रीज में धीरे धीरे चौपट हो रहा है, वो सब भी अब टूरिज्म की तरफ जा रहे हैं। वो जानते हैं कि अब तेल खत्म हो रहा है, तो एनर्जी कहां से आएगी? सोलर पैनल से। और आज देश में आप देख रहे होंगे कि हर घर, हर दुकान पर आपको सोलर पैनल लगे हुए नजर आने लगे हैं। क्यों? सरकार ने इसमें सब्सिडी दी है। सरकार ने इसे बहुत बड़े पैमाने पर लिया। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसको ISA कहते हैं, उसको 2015 में पेरिस में COP21 में भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया था। और इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा को एक टिकाऊ और सस्ती ऊर्जा स्रोत के रूप में बढ़ावा देना था, और इसमें सरकार ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। इसका लक्ष्य 2030 तक सौर बुनियादी ढांचे के लिए $1 ट्रिलियन जुटाना है। भारत एक अग्रणी भूमिका निभाता है सौर ऊर्जा अपनाने में, स्थिरता देने में और जलवायु कार्रवाई के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने में। यह एक बड़ा काम है, इसको लोग 100 साल बाद भी याद करेंगे। और 10वां और आखिरी जो मैं मानता हूं वो है धारा 370। जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटाना एक बड़ा राजनीतिक निर्णय है। कोई माने या ना माने, किसी सरकार में यह साहस नहीं हुआ। अलग सरकार चल रही थी जम्मू कश्मीर में, अलग झंडा था वहां का, उसे भारत के साथ मिला दिया। अब एक ही झंडा फहराया जाता है। अब लाल चौक पर झंडा फहराने के लिए आपको यात्रा निकालने की आवश्यकता नहीं है, जाइए कोई भी बच्चा जाकर वहां झंडा फहरा सकता है। यह नरेंद्र मोदी ने एक बुनियादी बदलाव किया है। 370 के बारे में बहुत पहले बात हो चुकी है, जम्मू कश्मीर को 2 राज्यों में बांटा गया, ये सब चीजें बहुत पहले हो चुकी है, इसलिए मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। लेकिन मेरा मानना है कि ये 10 बड़ी उपलब्धियां नरेंद्र मोदी की ऐसी हैं जो बरसों तक याद की जाएंगी। देश जो आज सपना देख रहा है 2047 तक पूर्ण विकसित देश बनने का, हो सकता है कि नरेंद्र मोदी या कोई और जो भाजपा के नेता हैं उस समय तक ना हो, कोई और दूसरा नेता हो, लेकिन अगर उसकी नींव कहीं पर रखी गई है तो पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में रखी गई है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आने वाला है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी प्रेस कर लें और जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।